नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा सांसद के अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के दावे पर कांग्रेस ने बड़ा सवाल उठा दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि चीनी सेना ने भारत के करीब 50-60 किलोमीटर क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव की कोरोना की दवा पर बड़ा खुलासा हुआ है। तो वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी को चीनी सैनिक की उपस्थिति को लेकर गलवान घाटी की तरफ से घेरा है। वहीं कोरोना संकट को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा फैसला आ गया है। तो दूसरी तरफ दिल्ली ने चीन को बहुत तगड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, आपको खबर बताएंगे विस्तार से जरूर, लेकिन इससे पहले क्या आपको भी लगता है कि भाजपा सांसद के अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के 50-60 किलोमीटर क्षेत्र पर चीनी सेना के दावे पर कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं, क्या वो सच है या नहीं? अपनी कमेंट देकर इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, भाजपा सांसद के अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के दावे पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है। जी आपको बता दें, लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भाजपा सांसद के अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना द्वारा घुसपैठ के दावे पर विपक्षी यानी कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि भाजपा सांसद तापिर गाव ने अरुणाचल प्रदेश में 50-60 किलोमीटर क्षेत्र पर चीनी सेना के कब्जा करने के दावा किया है, जिस पर सरकार को तत्काल स्पष्टीकरण देना चाहिए। मालूम हो कि गांव प्रदेश के अरुणाचल पूर्व संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में सवाल भी किया कि सरकार को बताना चाहिए कि तापिर गांव की बात सही है या गलत। मनीष तिवारी ने आगे कहा कि अरुणाचल पूर्व के सांसद तापिर गाव ने 18 जून को एक असमिया चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि सुबानसरी नदी के दोनों तरफ जमीन जो भारतीय सीमा पे है, उस पर चीन ने अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कब्जा कर लिया है। नदी के ऊपर पुल बना दिया है और पास में हेलीपैड और सड़क का निर्माण भी किया है। मनीष तिवारी ने दावा किया कि इस साक्षात्कार में भाजपा सांसद ने यह भी कहा है कि चीन की पीएलए के मैकमोहन रेखा के 10-12 किलोमीटर के अंदर माझा इलाके में स्थित भारतीय सेना के बेस पर भी कब्जा कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि गाँव में यह भी कहा था कि पीएलए ने भारतीय सेना के एक बेस पर कब्जा किया है। याद कीजिए कि सर्वदलीय बैठक में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पीएलए द्वारा भारतीय सेना के किसी भी पोस्ट पर कब्जा नहीं किया गया है। गांव की बात प्रधानमंत्री की बात के उलट नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ की खबर आने के बाद से भाजपा सरकार इसे नकारने और दबाने की कोशिश करती रही है। अब भाजपा सांसद तापिर गांव ने जो कहा है, उस पर सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि गांव ने ऐसा कोई खुलासा किया हो। ये दावे बेहद गंभीर है। उन्होंने पिछले साल 19 नवंबर को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान शून्यकाल में तापिर गांव की ओर से उठाए गए मुद्दे पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि अगर भाजपा सांसद ने यह कहा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 50-60 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो यह गंभीर बात है। कांग्रेस ने कहा कि हम सरकार से जानना चाहते हैं कि तापिर गांव की बात सही है या गलत, इसकी सच्चाई क्या है। सरकार की तरफ से इस पर तत्काल स्पष्टीकरण आना चाहिए। वहीं असम से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश दूसरा डोकलाम नहीं होना चाहिए और लद्दाख और अन्य सभी पूर्वी क्षेत्रों का यथास्थिति बहाल होना चाहिए। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में एक बार फिर से अध्यक्ष पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को एक बार फिर अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई है। ऐसी मांग कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने की पैरवी करने के बाद पार्टी के भीतर एक बार फिर से जोड़ पकड़ने लगी है। कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सीबी चंद्र रेड्डी ने बुधवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से आग्रह किया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी जल्द सौंपी जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दलवाई ने कहा कि मौजूदा समय में राहुल गांधी के अलावा दूसरा कोई नेता नहीं है जो देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों को इतने जोर ढंग से उठा रहा हो। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि यह सिर्फ मेरी भावना नहीं है, बल्कि युवाओं और सभी कार्यकर्ताओं की भावना है कि राहुल जी को फिर से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में गहलोत की मांग का समर्थन किया और कहा कि अब राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त देश के सामने खड़ी चुनौतियों के मद्देनजर
जनता को उनके नेतृत्व की सख्त जरूरत है। इससे पहले सोमवार को CWC की बैठक में गहलोत ने मांग की थी कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उनकी इस मांग का कांग्रेस के कई नेताओं ने समर्थन किया है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी के पराजय की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में सोनिया गांधी को फिर से यह जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, रामदेव की दवा पर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कोरोनिल दवा नहीं है, यह बस एक इम्यूनिटी बूस्टर है। यह कहना है उत्तराखंड के आयुर्वेदिक विभाग ने लाइसेंस ऑफिसर का। उन्होंने बताया कि हमने पतंजलि के आवेदन के अनुसार उन्हें लाइसेंस जारी किया था। उन्होंने कोरोना वायरस का जिक्र नहीं किया था। हमने उन्हें सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर, कफ और बुखार के लिए लाइसेंस दिया है। हमने उन्हें नोटिस जारी किया और पूछा है कि उन्होंने कोविड-19 के लिए किट बनाने की अनुमति उन्हें कैसे मिली। आपको बता दें कि कल पतंजलि की ओर से कोरोना की दवा कोरोनिल लॉन्च की गई थी, जिस पर बाद में आयुष मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी और इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी। साथ ही मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार के लाइसेंस प्राधिकरण को लाइसेंस की प्रति और आयुर्वेदिक दवा की उत्पाद मंजूर ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा था। योग गुरु रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के इलाज में 100% कारगर होने का दावा करते हुए मंगलवार को बाजार में एक औषधि उतारी थी। इससे कुछ ही घंटे बाद आयुष मंत्रालय ने इस औषधि के विभिन्न जड़ी बूटियों की मात्रा और यह औषधि पेश करने से पहले किए गए अनुसंधान का ब्यौरा यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा था। साथ ही मंत्रालय ने विषय की जांच पड़ताल होने तक कंपनी को इस उत्पाद का प्रचार भी बंद करने का आदेश दिया है। पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल गोली और स्वरसी वटी दवाइयां पेश करते हुए दावा किया है कि उसने कोविड-19 का इलाज ढूंढ लिया है। उसने यह भी दावा किया है कि इन आयुर्वेदिक दवाइयों का क्लिनिकल परीक्षण के दौरान 100% अनुकूल परिणाम दिखा, सिवाय जीवन रक्षक प्रणाली पर रखे गए संक्रमित मरीजों के। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि इस दावे के तथ्य और बताए जा रहे हैं वैज्ञानिक अध्ययन के ब्यौरे के बारे में उसे जानकारी नहीं है। पतंजलि को नमूने के आकार, स्थान, उन अस्पतालों का ब्यौरा देने को कहा गया जहां अनुसंधान अध्ययन किया गया। साथ ही संस्थागत नैतिकता समिति की मंजूरी भी दिखाने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी को घेरा है। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गलवान घाटी पर चीन के दावे के पृष्ठभूमि में बृहस्पतिवार को सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार लद्दाख में अप्रैल 2020 की यथास्थिति की बहाली पर जोर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है इसके विपरीत यह स्पष्ट है कि चीनी सैनिक द्वारा अप्रैल-जून 2020 में यथास्थिति बदल दी गई है। लोग देख रहे हैं कि क्या मोदी सरकार यथास्थिति बहाल करने में सफल होगी। पूर्व गृह मंत्री ने सवाल किया कि क्या भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार एक बार फिर से भारत के दावे को दृढ़ता पूर्वक सामने रखेगी और मांग करेगी कि यथास्थिति बहाल होनी चाहिए। चिदम्बरम ने कहा है कि चीन के विदेश मंत्रालय और पीएलए ने एक बार फिर पूरी गलवान घाटी पर अपने दावा थोप दिया और मांग की है कि भारत घाटी को खाली कर दे। यह एक असाधारण मांग है। गौरतलब है कि भारत चीन विवाद और गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को लगातार घेर रहा है। राहुल गांधी लगातार ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। वहीं सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि 15 जून की रात को गलवान घाटी में भारत चीन की सेना के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। शुरुआत में तो चीन अपने सैनिकों के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन बाद में उसने माना कि उसके सैनिकों की मौत हुई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, राहुल की नाराजगी के बाद फ्रंट फुट पर आए कांग्रेस नेता। जी हां, आपको बता दें राहुल गांधी की नाराजगी के बाद भारत और चीन सीमा पर कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 20 जवानों को शहीद होने पर मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा है। अधीर ने कहा है कि सीमा पर तैनात जवान के पास जो हथियार हैं वो अंडा देने के लिए नहीं है। सरकार इसका उपयोग करे और चीन को सबक सिखाए। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार अधीर रंजन ने कहा कि चीन से लड़ने के लिए हमारे जवान सक्षम है। सरकार उन्हें आदेश दे और चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। चौधरी ने आगे कहा कि कूटनीति और बातचीत सही है, लेकिन सीमा स्थिति पूरी तरह से खराब है। सरकार इस पर जल्द से जल्द बड़ा कदम उठाए। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच ममता बनर्जी का आया है बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि आगामी 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस दौरान पहले की तरह जारी कुछ निश्चित छूट बरकरार रहेगी। इसमें सबसे
पहले शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने भी राज्य में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को 21 जुलाई तक बंद रखने की घोषणा कर चुके हैं। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़े की रोकथाम को लेकर ममता सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन की अवधि 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान पहले से मिल रही विभिन्न क्षेत्रों में कुछ निश्चित छूट दी जाएगी। आपको बता दें, राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखें तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 23 जून तक राज्य में 370 नए मामले आए थे और इस तरह से राज्य में कुल कोरोना मरीज संक्रमितों की संख्या 14,728 तक पहुंच गई है। वहीं 11 लोगों की मौत के साथ राज्य में मृतकों की संख्या 580 हो गई है। दूसरी ओर राज्य में कोरोना संक्रमण को मात देने वाली सुधार मरीजों में भी इजाफा हुआ है। अब तक कुल 531 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस तरह से राज्य में संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 9,218 पहुंच गई है। वहीं अगली बड़ी खबर में दिल्ली ने चीन को बहुत तगड़ा झटका दिया। जी आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प और सीमा पर तनाव के बाद देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। इसी क्रम में गुरुवार को दिल्ली होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। चीन की कायरतापूर्ण हरकतों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। चीन की कायरतापूर्ण हरकतों को देखने के बाद दिल्ली के होटल तथा गेस्ट हाउस में अब से किसी भी चीनी व्यक्ति को ठहराया नहीं जाएगा। दिल्ली में लगभग 3,000 बजट होटल और गेस्ट हाउस है, जिनमें लगभग 75,000 कमरे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक आज दिल्ली के बजट होटलों के संगठन धुरवा ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी पूरी तरह से होटल नहीं खुले हैं। अभी भी कुछ होटलों में एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों को ही ठहरने की अनुमति है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कोरोना मरीजों के लिए होटलों के लिए कमरे रिजर्व कर रखे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में एटीएम से सिर्फ 5,000 रुपए निकालने की सीमा तय हो सकती है। जी आपको बता दें, कोरोना संकट के इस दौर में हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर आपको कुछ चार्ज भरना पड़ सकता है। एटीएम कैश लिमिट को लेकर आरबीआई विचार कर रहा है। दरअसल आरबीआई एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में एटीएम से पैसा निकालने की सीमा को घटाने की सिफारिश की है। अगर आरबीआई इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है तो एटीएम से पैसा निकालना थोड़ा महंगा हो जाएगा। जानकारी के अनुसार इस समिति ने जो सिफारिश की है उसके मुताबिक एटीएम से 5,000 रुपए तक ही निकाला जा सकता है। वही दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, नेपाल की जीत से बिहार में बाढ़ का खतरा। जी हां, आपको बता दें, सीमा विवाद के बीच नेपाल ने भारत की ओर से किए जा रहे बांध मरम्मत के कार्य को रोक दिया है। बिहार के अफसरों की ओर से बातचीत की पेशकश को भी नेपाल ने ठुकरा दिया और अपनी जीत पर अड़ा है। इस वजह से बिहार में 2017 की तरह बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल की इस हरकत से बिहार में बने बाढ़ के खतरे को टालने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बैठक करेंगे। सीएम नीतीश की ओर से बुलाई गई बैठक में राज्य के जल संसाधन विभाग और अन्य उच्च स्तरीय जिलाधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले नेपाल सरकार ने पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल में लाल बकेया नदी पर बंद है तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि नेपाल गंडक बांध के लिए मरम्मत कार्य की अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि लल बकेया नदी नो मैंस लैंड का हिस्सा है। इसके अलावा नेपाल ने कई अन्य स्थानों पर मरम्मत का कार्य रोक दिया है। पहली बार हम लोग ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। हम मरम्मत के कार्य के लिए सामग्री नहीं पहुंचा पा रहे हैं। संजय झा ने आगे कहा कि अगर हमारे इंजीनियरों के पास बाढ़ से लड़ने वाली सामग्री नहीं पहुंची तो बांध की मरम्मत का काम प्रभावित होगा। अगर नेपाल में भारी वर्षा के कारण गंडक नदी का जल स्तर बढ़ता है तो यह एक गंभीर समस्या पैदा करेगा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के प्राइस में कोई भी ब्रेक नहीं लग रहा। दिल्ली में डीजल 80 के पार। जी आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल की लगातार 19वें दिन बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 16 पैसे और डीजल की कीमतों में 14 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में इसी के साथ डीजल की कीमत 80 रुपए के पार पहुंच गई है और बताया जा रहा है कि यह अब तक की सबसे रिकॉर्ड स्तर है। एएनआई ने बताया कि दिल्ली में आज 16 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 14 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमतें में बढ़ोतरी की गई और इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल के दाम लगभग 80 रुपए और डीजल के दाम 80 रुपए के पार पहुंच गई है। वहीं आरबीआई ने गूगल पे के इस्तेमाल पर सावधान हो जाने के लिए कहा है। जी आपको बता दें, गूगल पे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। भुगतान के लिए गूगल पे ऐप का इस्तेमाल करने के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फिर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आरबीआई नहीं लेगा। जी हाँ, उसकी कोई भी जिम्मेदारी आरबीआई नहीं लेगा। देश के केंद्रीय बैंक ने बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया कि गूगल पे
किसी भी प्रकार की भुगतान प्रणाली का संचालन वह नहीं करता है, बल्कि वह थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर टी-पैप है। उधर बुधवार को गूगल पे ने एक बयान जारी करके कहा है कि आरबीआई और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की गाइडलाइन के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसके मंच के जरिए किए जाने वाले लेन देन पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट में वित्तीय अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान आरबीआई ने कहा कि गूगल पे एक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर है और वह किसी भुगतान प्रणाली को संचालित नहीं करता। केंद्रीय बैंक ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने बताया कि इसके लिए इसके संचालन से 2007 के भुगतान तथा निपटान प्रणाली कानून का उल्लंघन नहीं है।